हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर सर विकिपीडिया क्लासेस के साथ यहाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th की एनसीईआरटी को लेकर के बात कर रहा हूँ और जिसमें हम हिस्ट्री वाले पार्ट सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इससे पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ लिया है और अब हम नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ रहे हैं। ये हम पहला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरे जितने भी चित्र हैं, ये जितने भी डायग्राम्स है, इमेजेस है, इनकी सब मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। थोड़ा ये मैप है, मैं इसका डिस्कशन कर लूँ थोड़ा। ये मैप को आपको समझना है और चीज़ों को अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी। देखो, तो ये मैप को मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको यहाँ डिफाइन कर दूं, थोड़ा अच्छे से इसे क्लियर कर दूं। देखो यहाँ पे ये उस समय का मैप है। ये बात चल रहा है जब वियना कांग्रेस के बाद, यूरोप का जो 1815 के बाद की बात है। और यहाँ ये उस टाइम की बात है। मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो, जब यहाँ ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, और ये जो बीच में दिख रहा है, ये जो वाला पोर्शन, ये वाला, ये आपका यूरोप। क्या है? यूरोप। ये जो इस प्रकार से ओशियन में फैला हुआ है, ये आपका क्या है? इटली है, इटली। ठीक है, पूरा एक ग्रीस है, एथेंस बोलते हैं जिसे, इसकी कैपिटल एथेंस थी। भाई पूरा रोमानिया वगैरह, ये बुल्गारिया वगैरह। ठीक है, तो ये जो बीच में दिख रहा है आपका कौन सा है? जिसे बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। तो ये आपका है भूमध्य सागर है, मतलब मेडिटेरियन सी है। और ये जो रसिया वाला पार्ट है, रूस जो है, जिसे रसिया वाला हिस्सा है, क्योंकि जब यूएसएसआर का अभी आगे देखेंगे, यूएसएसआर फॉर्म होगा, वो होगा 1991 के बाद, वो बात सारी स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये पूरा रशियन एम्पायर है, जिसमें पूरा हिस्सा आप देख सकते हो। और ये वाला है, इसको बोलते हैं काला सागर। क्या कहते हैं? ब्लैक सी। तो ये है। और भी चीजें पढ़ेंगे, कहाँ क्या है, क्या क्या है। तो ये देखो, ये वाला कॉन्टिनेंट है ऊपर जो मैंने बताया, ये आपका कौन सा था ऊपर वाला? यूरोप। ये वाला जो नीचे देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा बना हुआ है, ये फिलिस्तीन वगैरह, यहाँ पे रेड सी, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अफ्रीका। ये कौन सा है? कॉन्टिनेंट है अफ्रीका है। और ये जो देश देख रहे हैं, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनेशिया है, यहाँ इजिप्ट, इजिप्ट, ये सारा कौन सा है? आपका अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा है। यहाँ कुछ कंट्री है, ये आपका आयरलैंड है। ये मैपिंग एक बार जरूरी, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड है। ये आपका फ्रांस, ये लगा हुआ है जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ये वाला हिस्से पे देखो पुर्तगाल है, यहाँ आपका स्पेन हो गया, ये स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य पूरा हिस्सा जो था, ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियाई एम्पायर। ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस प्रकार से ये पूरा ऑस्ट्रियाई एम्पायर। अब आप कहोगे सर ये तो हमें भी दिख रहा है, आप इसमें क्या स्पेशल बता रहे हैं? इंपोर्टेंट ये है कि आपका यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर ये तो हमें भी मैप दिख रहा है, हम भी बुक से देख सकते हैं, लेकिन आपने इसमें स्पेशल क्या बताया? तो देखो, यहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरा बताने का पर्पज ये है कि यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो, वो सारे क्या देख रहे हो? यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक स्टेट नहीं देख रहे हो, कोई स्टेट की जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, या फिर यहाँ पे नेशन ऑफ स्टेट आपको शो नहीं हो रहा है। नेशन ऑफ स्टेट, नेशन ऑफ स्टेट आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे शो क्या हो रहा है? ये सारे के सारे जो एम्पायर थे, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब कैसे थे? ये सब के सब एक कोई किंग रूल कर रहा था यहाँ, या कोई सरदार रूल कर रहा था, या कोई फ्यूडल सिस्टम रूल कर रहा था, या कोई चर्च कंट्रोल करके रखा था। यहाँ पे कोई अभी पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था, ना रिपब्लिक थी, ना गवर्नमेंट थी। ये सब चीजें आप देखोगे और ये सारे मैप में आपको यही समझना है। फिर मैं इसको बहुत डिटेल से बात करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका जैसे यहाँ पे कौन सा है? नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ पे फिनलैंड है। अभी देखो, फिनलैंड नाम का कोई कंट्री दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ये कौन सा देश है? ये फिनलैंड है। तो आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे देश है, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, डेनमार्क शो हो रहा, एक ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा आता है, ये पिरसा इधर है, देखो पिरसा है, नीदरलैंड है। अब यहाँ पे देखो लग्जमबर्ग भी आएगा, यहाँ पे फिर बहुत सारे देश यहाँ पे आ जाएंगे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे कोई भी कंट्री थी। अब देखो जर्मनी, अर्मनी, ये सब शो हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे ये सब छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, कोई भी नेशन ऑफ स्टेट की थ्योरी नहीं आई थी। सारे के सारा इस पे किंग कंट्रोल करके रखे थे। जहां जिसने जितना कब्जा कर लिया, वहीं उतना वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर कंट्रोल करता रहा। तो कोई दूसरा किंग आया, उसने उसको डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया, तो उसके हिस्से पर उसने कंट्रोल कर लिया। फिर कोई अलग कोई बात, उसके बाद कोई पावरफुल राजा आएगा, तो वो हिस्से पे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अभी जो आज जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम देख रहे हो, जैसे स्टेट पूरा है, ये चीजें हैं, तो ये स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या कहोगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम नहीं आया था।
ठीक है, ये सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है देखने को, क्योंकि ये सब बाद में फॉर्म हो गए और इसी से पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे चीजें होगी। जब नेशनलिज्म इन यूरोप आएगा तो लोग अपने एक हिस्से पर्टिकुलर, क्योंकि और मैं बात बता दूं कि हर एक की यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, अलग अलग थी, सबके कल्चर अलग थे, सबकी चीजें अलग थी। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये हल्का सा अंडरस्टैंडिंग हो ही गया होगा ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है नेशनलिज्म यूरोप में नेशनलिज्म का निर्माण कैसे हुआ, ये चीजें हुई तो कैसे हुई, तो आज हम ये वाली चीज देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से डिटेल से हम डिस्कस करते हैं आपके साथ और एक एक टॉपिक की यहाँ बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये हेडिंग आपने देख ली, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलो बात करते हैं हम लोग। देखो, तो हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, ये चीजें कैसी हुई, तो देखो बात है, अगर आप मतलब कि 18th सेंचुरी की बात करें, यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो आप वैसा राष्ट्र राज्य नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, उसने कहा कि आप यूरोप के मैप को अगर देखेंगे तो वैसा राष्ट्र राज्य नहीं मिलेगा, नेशन ऑफ स्टेट नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। वही मैं आपको मैप में यही समझाने वाला था। मैपिंग से मैंने क्यों स्टार्ट किया कि आप यहाँ ये समझ सकें कि आपके यूरोप के जो मैप है उस प्रकार से चीजें नहीं मिलेगी जिस प्रकार से आज का जो चीजें दिखती हैं, जैसे कि आज वो चीजें शो होती है, जिन्हें हम आज हम जर्मनी, जिन्हें हम किसके नाम से जर्मनी कहते हैं, इटली कहते हैं, स्विट्जरलैंड, रूस के रूप में जानते हैं। मतलब कि किस किस के रूप में क्या लिखा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्मनी, इटली और कौन सा, स्विट्जरलैंड, इन देशों के रूप में जानते हैं। यहाँ पे किनके कंट्रोल थे, यहाँ पे राजशाहियों के कंट्रोल थे, डचियों के कंट्रोल थे और कैंटन थे। कैंटन मतलब ग्रुप थे। ये सारे के सारे बटे हुए थे जिनके शासकों को स्वायत्त क्षेत्र थे, जो यहाँ पे रूल्स कर रहे थे, जो लोग जो यहाँ पे रूलर थे वो कैसे थे, जो शासक ग्रुप था उनके अलग अलग एरियाज थे, अलग अलग क्षेत्र थे। ये मैं बताऊं कि मैं जो भी चीजें समझाऊंगा बहुत आपको ध्यान यहाँ देखना है, एक एक चीज में किसको पॉइंट कर रहा हूँ और चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना। देखो, पढ़ाने के लिए कोई भी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ले और यहाँ डिस्कस कर दे और पढ़ता चला जाए, लेकिन वो चीज अलग बात है। मैं यहाँ क्या चाहता हूँ कि आप लाइन टू लाइन समझे, फिर इसका मैं एक खुद का पीपीटी वाला फॉर्म लाऊंगा जिसमें 1 शॉट वीडियो होगा, पूरा एक कवर पूरा है, एक वीडियो, थोड़ी इसकी लेंथ ज्यादा हो सकती है, ठीक है, एक ही वीडियो सारा, और वो जो आपका पूरा पीपीटी फॉर्म जो मेरे द्वारा बनाया गया इसके टॉपिक्स होंगे नोट्स फॉर्म में होगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी बुक को आप पढ़िए और बुक को पढ़ने के बाद लाइन टू लाइन उससे आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। हुआ क्या कि पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र, तो यहाँ डेमोक्रेसी जो आ गई थी कैसी थी, डिक्टेटरशिप वाली, तो निरंकुश राजतंत्र के अधीन था जो पूरा पूर्वी और मध्य यूरोप था। जैसे यहाँ पे देखो, जिससे मैंने बात की किसकी, यूरोप और मध्य यूरोप की, तो यहाँ मैपिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे जो हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ कि डायरेक्शन कौन सा होगा, ईस्ट वेस्ट, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अब ये ईस्ट है और ये मिडिल है, तो ये पूरा ईस्ट यूरोप और ये मिडिल यूरोप पूरा किसका कंट्रोल था, तो यहाँ पे निरंकुश शासन थे। निरंकुश शासन मतलब यहाँ पे जो शासन ग्रुप था, जो किंग थे वो कैसे थे, मोनार्की सिस्टम था। ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलती है, मोनार्की सिस्टम थे वो यहाँ पे चीजें मिलती है देखने को। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, तो यहाँ क्या लिखा है, निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और आप एक सामूहिक पहचान किसी संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। इंपोर्टेंट ये थे कि इनकी अगर मैं बात करूं, इनके सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। विभिन्न जाति समूह थे, क्या थे, के सदस्य थे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे ऑस्ट्रिया में हंगरी पर शासन करने वाले को हैब्सबर्ग साम्राज्य, अब देखो ये सब अलग अलग शासन है। हंगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ग्रुप था जिसे एम्परर था, जिसे हैब्सबर्ग साम्राज्य कहते थे। उसी प्रकार से मैं बात करूं कि अलग अलग क्षेत्रों जनसमूह को जोड़कर बना वह, इसमें एल्प्स ट्रॉल, एल्प्स के ट्रॉल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। तो बोहेमिया ये क्षेत्रों के नाम है, बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ कुलीन वर्ग और जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे। तो क्या बोला कि इसमें जो लोग रहते थे वो कुलीन वर्ग थे। कुलीन वर्ग मतलब जो पैसे वाले होते थे, रॉयल फैमिली, बोलने वाले की संख्या ज्यादा थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी, लोम्बार्डी का एक मैदान है, घास का मैदान है लोम्बार्डी का, जहाँ आज सबसे ज्यादा मतलब प्रोडक्शन किया जाता है एग्रीकल्चर का। लोम्बार्डी और बोनेसिया, ये बोनेसिया एक मैदान है। जैसे इतावली भाषा प्रांत भी शामिल थे। ये दोनों के, ये जो दोनों जगह आती है ना, मैं बताऊंगा, ये लोम्बार्डी और बोस्निया, ये दोनों की दोनों जगह इटली में आती। कहाँ आती है, इटली में।
जैसे इतावली भाषी प्रांत भी इसमें शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मई कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? देखो अभी सब जगह अलग अलग है कि हंगरी में आधे लोग मेग्यार भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? मेग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। गालिसिया एक एरिया है जिसमें कौन लोग थे? कुलीनबर्ग जो थे पोलिश भाषा बोलते थे। प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो जितने इसमें जो ग्रुप थे ना एग्रीकल्चर करने वाले, कि भारी संख्या में जो खेती करने वाले लोग थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, वो ज्यादातर जो अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर भारत में बोहेमिया और स्लोवाक और कर्निओला में स्लोवेन्स और दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ से ट्रांसलेवेनिया में रहने वाले राउमेन लोग थे। तो अलग अलग नाम है, देखने के कहाँ कौन से लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ाना देने वाला नहीं था। अब ये तो नहीं कह सकते कि अगर हम इस एरिया में पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो नेशन ऑफ थ्योरी, नेशन स्टेट थ्योरी ना, जैसे यहाँ पे मैं एक थ्योरी की बात करता हूँ, जो थ्योरी यहाँ से निकल के आएगी नेशन ऑफ स्टेट, तो नेशन ऑफ स्टेट की थ्योरी यहाँ पे निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो कितने विभिन्न ग्रुप हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं और कितने मतलब डाइवर्सिटी है, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबका यहाँ पे मतलब कि रहन सहन अलग है, सबका यहाँ पे एटमॉस्फेयर अलग है, ये सारी चीजें अलग हैं और सब कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना और सबको ऐसा फर्क, राजनीति जो एकता है को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। जो ये एटमॉस्फेयर था, ये ऐसा नहीं कह सकते थे कि इस सारी जो पॉलिटिक्स जो सिस्टम है वो सारे सिस्टम को एक कर सकते थे, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। आप खुद देख सकते हो कि जिस प्रकार से इंडिया में एक ही नेशन थ्योरी देना पॉसिबल नहीं था, उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो। फिर क्या लिखा है? इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण को बचा कैसे उभरा? तो यही समझना है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभार का निर्माण जो आता है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे इमर्ज होकर के आया, तो यही हमें देखेंगे। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। देखो, तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया? तो राष्ट्रवाद, नेशन और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है कि एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, इसको आपको लिखना है इस क्वेश्चन को कि एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। चलो हम देखते हैं इसमें एक और 2.1 पढ़ते हैं। 2.1 में क्या है? कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब जो पैसे वाले थे और मिडिल क्लास मतलब जो लोग एजुकेशन के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारने लगे, जो मतलब थे लेबर वर्ग, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया अपने लाइफ में, और कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे काम आर्टिशियंस लोग ऐसे आकर के उभर कर सामने आए, तो एक नया ग्रुप बनकर के आएगा, कौन सा? मिडिल क्लास। तो यहाँ वो भी देखेंगे हम। तो चीजें कैसी थी? सामाजिक राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या लिखा है, जो जमीन का जो मालिक था वो कौन था? कुलीन वर्ग। जो यूरोप का कुलीन वर्ग था, कौन था? यूरोप का कुलीन वर्ग जो जमीन का मालिक था वो महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे और वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। क्या था कि जो ग्रामीण इलाके थे उनके पास जायदाद थी ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में क्या थी? हवेलियां थी, और इनके भी बड़े बड़े मालिक थे। तो शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े बंगलो रहते थे, बड़े बड़े मकान रहते थे। गांव में उनकी एग्रीकल्चर बहुत लैंड पड़ी हुई रहती थी। तो ज्यादातर इस पे जो कंट्रोल था वो किसका था? कुलीन वर्ग का था। अब यहीं से समझना है कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, नेशन ऑफ स्टेट जो थ्योरी कहां से निकल करके आई, तो आपको यही समझना है। तो राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्ग के बीच भी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जब कभी भी राजनीतिक वर्ग होने होते थे पॉलिटिकल, तो जो भी उच्च ग्रुप थे उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे वो किस भाषा का यूज करते थे? फ्रेंच वर्ग का भाषा का यूज करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, और आपस में उनके जो रिलेशन होते थे कैसे होते थे? वो उनके मतलब कि वही शादी वाले, तो अक्सर वैवाहिक बंधनों से जुड़े रहते थे। तो मैट्रिमोनियल मतलब रिलेशन आपस में रहते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पॉइंट को अंडरलाइन करो और अच्छे से समझो इसको। क्या कहा कि ये ठीक है, पावरफुल थे, पैसे वाले थे, लेकिन इनका समूह छोटा था, पॉपुलेशन वाइज कम थे, और पॉपुलेशन ज्यादा किसकी होगी? लेबर वर्ग की। तो लेबर ग्रुप इसमें ज्यादा था। फिर देखते हैं क्या जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। तो जनसंख्या का जो एक बड़ा सा ग्रुप था वो कौन लोग थे? कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। अगर हम पश्चिम यूरोप की बात करेंगे, पश्चिमी वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे, तो इसमें ज्यादातर जो किसान थे वो जमीन किराए पर लेते थे या छोटे काश्तकार थे। तो छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। तो यहाँ देखो इनकी समस्या क्या थी कि जो पूर्वी यूरोप है वो जमीन है बहुत जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास
खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन। तो बात करें कि जो पश्चिमी और मध्य यूरोप है इसमें हिस्सों औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। और यही हुआ कि जो पश्चिमी यूरोप था, अब इसको देखो मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ लो, बहुत अच्छे से समझना है कि मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक, ये आपके सामने यूरोप का एक मैप बना दिया और यूरोप के मैंने आपके 3 टुकड़े कर दिए। मतलब ये मैंने कह दिया ये आपका है वेस्ट यूरोप, ये हो गया ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्ट। तो ये वेस्टर्न यूरोप हो गया, ये ईस्टर्न यूरोप हो गया और ये हो गया मिडिल वाला। तो ये हो गया कौन सा, मिड वाला पार्ट। तो ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। अब इसमें समझाना क्या है, समझो अच्छे से। देखो अब यहाँ पे क्या समझा, हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो कुलीन वर्ग संख्या थे कृषक थे। अब देखो पश्चिम में जहां तक जमीन किराए पर लेते तो छोटे काश्तकार थे। तो जो वेस्ट के जो किसान होते थे वो कैसे होते थे, या तो जमीन, जो यहाँ पे जो जमीन का सिस्टम था तो कैसा था, या तो जमीन पे क्या करते थे, या तो वो जमीन को किराए से लेते थे, या फिर क्या करते थे, दूसरा पॉइंट, या फिर वो छोटे छोटे क्या थे, काश्तकार थे, ठीक है। कोई खेती को जोतना काश्तकार, ठीक है। तो किराए पे लेते थे या काश्तकारी का काम करते थे। अगर मैं बात करूं पश्चिम में जहां तक जमीन पर किराए छोटे काश्तकार थे, जबकि पूरब में, ये लिखा ना, पूरब और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी। अगर मैं बात करूं कि जैसे मिड में और ईस्ट में, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो जमीनें बटी थी वो किस में बटी थी, वो बड़ी सी जागीरों में बटी थी। जागीरें मतलब थी जागीर, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था। तो जागीरों में बटी होना, तो जागीरों में बटी थी क्या, यहाँ पे जो इनकी भूमि होती, जो लैंड होती थी, वो किसमें बटी थी, जागीरों में। तो जमीनें जो थी वो जागीरों में बटी हुई थी, जिसमें भूदास खेती करती थी। मतलब यहाँ पे जो लोग जो खेती करने आते थे वो कौन लोग होते थे, वो जमीन के नौकर। मतलब भूदास का मतलब कौन हो गया कि वो, इनको कोई परफेक्ट, इनको क्या नहीं मिलेगा, परफेक्ट कोई वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन वो जमीन के नौकरों की क्या है, वो दास की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि एक बाउंडेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। तो इनको क्या कहा गया, तो इनके कंपैरिजन में, मतलब कि ईस्ट के कंपैरिजन में, ईस्ट कंपैरिजन में वेस्ट में जो इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। किसकी कंडीशन अच्छी थी, जो यहाँ पे वो लोग वर्क कर रहे थे, ठीक है। हुआ क्या कि पश्चिम और मध्य में हिस्सों में औद्योगिक, ये हुआ कि देखो लिखा है कि पश्चिम और मध्य यूरोप में हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन होने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, और वाणिज्य वर्गों का उदय। और यहाँ से निकल के आया व्यापारी वर्ग। यही है कि इसमें जो वेस्ट और मिड में, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें कि वेस्ट यूरोप, ठीक है, और कौन सा, मिड यूरोप। तो वेस्ट और मिड में क्या हुआ, इन दोनों पार्ट में धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई और इंडस्ट्रियल सिस्टम आया। क्या आया, इंडस्ट्रियल सिस्टम आया। और सिस्टम के साथ साथ जब ये सिस्टम आया, यहाँ पे फिर क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा। तो यही रीजन रहा कि पश्चिमी जो यूरोप है ना, जो इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया, वो ट्रेड के वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इनमें व्यापार और बड़े बड़े शहरों का विकास हो गया। जो बड़े बड़े शहर थे उनका क्या हो गया, विकास हो गया। अब ईस्टर्न यूरोप को देखेंगे, जो ईस्टर्न यूरोप था, यही आगे जाके क्या बनेगा, ये पार्ट किसका बनेगा, यूएसएसआर। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग कौन बने रहे, सब के सब यहाँ पे कौन लोग बने रहे, सब लोग भूदास बने रहे, मतलब जमीनों पे गुलाम बने रहे, और ये लोग उस गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इसकी मैं और आगे बात करूंगा कि कैसे कैसे चीजें थी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, ये निकल करके, क्योंकि ये जो इतना जो हिस्सा है ना ईस्टर्न वाला, एक कमजोर रहेगा। कमजोर का मतलब है ये बहुत गरीब एरिया रहेगा। इस पे फिर जाके कैसे रसिया, जो रूस है, वो इसको अपना हिस्सा बना लेगा, अपने पार्ट में इसको कंट्रोल कर लेगा, और फिर कम्युनिस्ट थिंकिंग यहाँ देगा। फिर बात करेंगे कम्युनिस्ट थिंकिंग क्या है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। चलो हम आगे चलते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो तो इस चीज के बाद फिर धीरे धीरे जो व्यापारी वर्ग थे उनका उदय हुआ और अस्तित्व में आए। बाजार के लिए उत्पादन का टिका, देखो अब क्या लिखा है, बाजार अस्तित्व के लिए उत्पादन पर टिका था। जो बाजार था उसको वो किस पे, प्रोडक्शन पे टिका था। जो भी बाजार का कॉन्सेप्ट चल रहा था वो सब के सब किस पे टिका था, प्रोडक्शन पे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी में दूसरे भाग में स्टार्ट हुआ। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम आया, वो 18th सेंचुरी में दूसरे भाग में आरंभ हुआ। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में राज्यों के कुछ हिस्सों में आए 19वीं सदी। जबकि देख रहे हो कि रीजन यही था कि फ्रांस और जर्मनी में जो राज्यों में कुछ हिस्सों में 19th सेंचुरी में इसका
आया था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक सामाजिक और सामूहिक अस्तित्व में आए और श्रमिक वर्ग के लोग अपने मध्यम वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था और कुलीन और विशेष अधिकारी की समाप्ति के बाद शिक्षित उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुई। तो कुलीन और विशेष अधिकारियों के, जब कुलीन जो ग्रुप थे, जो फेड्यूल लोग थे, उनके जब स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए गए, इसके बाद लोग शिक्षित और उदारवादी जो मध्यम वर्ग था उनके बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट आया यहीं से वो कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। कौन सा? नेशनलिस्ट का कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। और ये धीरे धीरे विचार बढ़ता गया, राष्ट्रीय एकता यहाँ पे बढ़ी। तो ये चीज हमें समझना, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, जैसे हमने देखा कि यूरोप में जो चीजें थी कि इंग्लैंड में क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम पहले आ गया था और 18वीं सेंचुरी में आया। वहीं अगर मैं बात करूं कि फ्रांस और जर्मनी की, तो फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सेंचुरी में एक कॉन्सेप्ट आया था। तो ये चीज कैसे ये बड़ी धीरे धीरे क्या थी। अब आता है अगली हेडिंग है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो उदारवादी जो राष्ट्रवाद है उसके क्या मायने थे और इसके क्या मतलब थे, यही लिखा ना। ये चीज कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे ये चीजें होंगी, वो हम देखेंगे आगे वाले सेक्शन। देखो अब चलते हैं। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द, तो लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। तो इसका मतलब क्या होता है? आजाद। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आजाद। तो लातिन भाषा के मूल लिबरल पर बना हुआ था। मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे, लिबरल का मतलब ये समझते थे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, और उदारवाद और मतलब व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो ये इन्होंने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया कि किस प्रकार से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट था, ऐसी गवर्नमेंट को यहाँ पे जोर देता था जो किससे बनी हो? सहमति से। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी निरंकुश शासक और पादरी पर विशेषाधिकार की समाप्त हो गई। क्या हुआ? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो इसमें निरंकुश राजा था, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप राजा था, इसका खात्मा हो गया। और जो पादरी वर्ग था, जिसमें क्लर्जी, जैसे इसमें दो ग्रुप थे, एक क्लर्जी था, नोबिलिटी था। तो दो लोग थे, क्लर्जी नोबिलिटी, जो उनके विशेष अधिकार थे उनकी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। और ऐसे करके संविधान और संसदीय सिस्टम आया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे फॉर्म हुआ। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। तो 19th सेंचुरी में हुआ क्या कि 19th सेंचुरी में उदारवादी जो निजी संपत्ति थी के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार या सफरिंग के पक्ष में था। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी के लिए जो विचार था वो मताधिकार, वो सफरिंग के पक्ष में था। आप याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यहाँ पे देखेंगे जो फ्रांस का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति वाहन पुरुषों को होता था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट आया कि जो वोटिंग राइट्स था, राइट टू वोट था, एक केवल किसको था? जो पैसे वाले पुरुष थे, एक स्पेशल संपत्तिवान पुरुष, याद रखना। तो पैसे वाले लोगों को इसको राइट्स हासिल थे। और जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी? जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, तो क्या होता था? जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, वो सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो ये किसमें? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये बात करेंगे कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा भी था कि संपत्ति विहीन और पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सारी बातें दी गई हैं। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला, लेकिन इसमें बीच में एक जैकोबिन क्लब आएगा, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब पावर में आता है और इस कुछ समय के लिए ये राइट्स प्रोवाइड करता है। तो शासन कुछ समय के लिए वयस्क पुरुष मताधिकार मिला था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई। और फिर यहाँ पे नेपोलियन सिविल कोड आया, और नेपोलियन सिविल कोड आने की वजह से जो ये राइट्स थे वो इनको फिर से वापस कर दिए। ठीक है, तो यही वही सारी चीजें लिखी हैं किस प्रकार से। मगर नेपोलियन संहिता, जब नेपोलियन संहिता आई तो पुनः सीमित मताधिकार वापस आई, और उसने महिलाओं को अवैध के दर्जा देते हुए और कहा कि वुमेन जो है, वुमेन क्या है? वुमेन एडल्ट कैटेगरी में नहीं आती या वोटिंग कैटेगरी में नहीं आती, इसलिए उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। और ये आया था नेपोलियन नेपोलियन के कोड में। तो जो उसका सिविल कोड था, उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया और कह दिया कि जो वुमेन्स है वो अपने पति या पिताओं के अधीन है। तो यहाँ पे क्या किया? नेपोलियन की संहिता,
ठीक है, जो नेपोलियन कोड था उनके राइट्स को सीमित कर दिया। किसके राइट्स को? वोमेन के राइट्स को। और उसने महिलाओं के, जो महिलाएं थी वो कैसी है, अवयस्क का दर्जा देते हुए कहा कि वो पिताओं या तो पिता के अधीन है या किसके, पतियों के अधीन है, और कह दिया कर दिया। 19वीं सदी के 10वीं में 20वीं सदी 1920वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। यही हुआ कि संपत्ति विहीन जो महिलाएं थी, यहाँ पे क्या हुआ, महिलाएं और संपत्ति विहीन जो पुरुष थे, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जो वोमेन्स थे, और जिनके वे ग्रुप या वे समाज के लोग जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनने क्या किया, राजनीतिक अधिकारों के यहाँ पे कहा हमें पॉलिटिकल राइट्स दो, और उनने विरोध आंदोलन यहाँ पे चलाए। पर आगे बात करते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। यह बोला कि आर्थिक क्षेत्र, बोले यहाँ पे जो आप सिस्टम में चला रहे हैं ना, इकोनॉमिक सिस्टम है, उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए जो नियंत्रण थे, जो कंट्रोलिंग था, उसको खत्म करने के पक्ष में था कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्ग की यह जोरदार मांग थी। तो 19वीं सेंचुरी में यही हुआ। अरे वही बात है ना कि जैसे यहाँ पे मैं बात करूं दो कंट्रियों की, जैसे एक है आपका अमेरिका और एक मैं बात कर लूंगा आपके साथ इंडिया की। एक इंडिया है, एक अमेरिका, एक इंडिया है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब कि इस इकोनॉमी को पूरा मार्केट में रेगुलेट करने के लिए छोड़ दिया है, और जिसे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। अब इस पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होगा, जो डिमांड एंड सप्लाई होगी, जो चीजें होंगी वो कैसे होंगे, अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन वही इंडिया में कैसा इसको किया गया है, इस पे जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, किसका कंट्रोल होगा? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एक सेकंड, तो क्या है? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस पे कंट्रोल किया गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखना। उभरती हुई मध्य वर्ग की यह जोरदार मांग थी। आइए 19वीं सदी के पहले भाग में हम जर्मन और भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों 29 राज्यों का एक महासंघ बना लिया था। इंपोर्टेंट, नेपोलियन जब आया पावर में, अभी वो पूरे फ्रांस को कंट्रोल करने के बाद यूरोप के जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतना चाहता था, और आगे जाकर उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम पे बहुत सारे जो अनकाउंटेबल जो प्रदेश थे, उनमें से 29 स्टेट थे, उनका एक बड़ा सा यूनियन बना लिया। क्या फॉर्म कर लिया? यूनियन फॉर्म कर लिया। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा, कि वो सबका अपना अलग क्या करेंसी होता था, और अपना नापतोल सिस्टम क्या रहता था, मेजरमेंट सिस्टम रहता था। 33 में 1800 हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर वह अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। जो हैम्बर्ग से जो न्यूरेमबर्ग जाकर जो अपना माल बेचता था, उसको टोटल कितने टोल टैक्स मिलते थे? 11 टोल टैक्स मिलते थे। 11 टोल टैक्सों पे उसे गुजरना पड़ता था, और सभी टैक्स पे करना पड़ता था सब जगह, और हर लगभग जगह 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। देखो यही है कि हर बार उसको कितना 5% अपना जो टैक्स होता था वो उसको पे करना पड़ता था। यही कर रहे हैं कि 5% वहां को क्या करेगा, वो टैक्स पे कर पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार होता। तो उस समय जो शुल्क या तो लगता था वेट के हिसाब से, या वस्तुओं के साइज या शेप के अनुसार शुल्क लगता था, चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था अलग थी। सबका जो मेजरमेंट सिस्टम था, अब टोटल जो एरिया थे जहाँ पे नेपोलियन ने टोटल जो हमने अभी डाटा देखा था कि उस पर कंट्रोल करके रखे थे, तो और उस पर उसे मैंने एक बात भी की, किस प्रकार से न्यूयॉर्क से वहाँ वो एक यात्रा करके जा रहा था कोई भी व्यापारी, और टोटल उसको 11 जगह से टोल टैक्स देना पड़ता था, और जिसमें उसे 5% हर एक टोल टैक्स पर, मतलब कि बॉर्डर जो टैक्स होता था, पे करना पड़ता था। और हर एक जगह पे वस्तु की वजन देख करके, आकार देख करके वस्तु पर मतलब उस हिसाब से चीजें लगाते थे, उसकी साइज देखकर, वजन देखकर, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी क्या होती थी, नापतोल व्यवस्था, एक नापतोल सिस्टम होता था। क्या होता था? नापतोल सिस्टम होता था, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े का नापने का पैमाना जिसे एले कहते थे, तो ये कपड़े का नापने का पैमाना जैसे क्या बोलते थे, एले बोलते थे, जिसकी लंबाई जगह कहीं बढ़ती थी तो कहीं घटती थी। हर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था, जो 5.4 सेंटीमीटर से मिलता था। 5, और जैसे मेज में 5.1 सेंटीमीटर, और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राई बर्ग में 53.5
5 सेंटीमीटर होता था। नए वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे। तो यहाँ क्या हो रहा है, कहते जी सिस्टम जो चल रहा है, जो नए व्यापारी वर्ग थे, मतलब जो नए बिजनेसमैन थे, उनने कहा जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं वो हमारे आर्थिक बाधा बन रही है, मतलब से हमारे डेवलपमेंट में क्या कर रही है, रुकावटें डाल रही हैं। ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुएं लोग पूंजी का आवागमन बाध रहित हो रहा था। कि क्या हो रहा है कि आप जो चीजें कर रहे हो ना, कि वस्तुओं को ले जाना, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, इतना पैसा भी खर्च, तो इसमें कोई भी जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वो सब परेशान थे। वो कह रहे थे कि हमारा किसी प्रकार का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। चौथे सौ पैसा की पहल पे एक शुल्क संघ जाइवेराइल स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश धर्म राज्य शामिल हो गए, और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उसने पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों की गति राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया, और उस पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवादी की लहर में मजबूत बनाया। हुआ क्या, देखो 1834 में पिरसा, तो पिरसा एक जगह है, उसमें पहल में एक वहां पे मीटिंग ली गई, एक शुल्क संघ बनाया। जैसे कि अभी मोदी जी ने नहीं, वन कंट्री वन टैक्स, तो इसी प्रकार जीएसटी सिस्टम लाए, तो पूरे लिए उसी प्रकार से उसने जो इतने सारे टैक्स का सिस्टम था वो यहाँ पे चीजें कर दी, और कहा कि जाई वे रायल स्थापित किया गया। एक ग्रुप बनाया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल था, इसमें ज्यादातर जर्मनी के जो राज्य थे वो शामिल हुए, और शुल्क के जो अवरोधों को समाप्त कर दिया। और मुद्राओं की संख्या अभी क्या थी, मैंने क्या कहा, हर एक कंट्री की अलग अलग मुद्रा थी, हर एक कंट्री का अलग अलग कॉइन सिस्टम चलता था, लेकिन इन्हें क्या कहा कि मुद्राओं की जो संख्या थी उसको 2 कर दी। बोले अभी 2 मुद्राएं बस चलेंगी, 2 मुद्राएं, तो 2 कॉइन सिस्टम लाया। इससे पहले 30 से, इससे पहले देख रहे 30 से ऊपर मुद्राएं थी। इसके अलावा रेलवे के जाल, जो उन्होंने कहा कि रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया जाए, तो रेलवे नेटवर्क की गतिशीलता को बढ़ाया जाए, और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण, जो भी आर्थिक हमारे हित है उनको क्या बनाया जाए, राष्ट्रीय यूनिटी बनाया जाए, तो एकीकरण बनाया जाए और सहायक बनाया जाए। पनप रही व्यापक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस समय जो पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को मजबूत मिला, और धीरे धीरे यहाँ पे देखो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूं कि नेशनलिस्ट का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि नेशनलिस्ट का मतलब था कि सभी यहाँ पे क्या करें, लड़ाई करें, ऐसा राजा को फांसी पे चढ़ा दें। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें नेशनलिस्ट का पर्पज है जैसे अपनी हिस्ट्री, इतिहास के लिए, ठीक है, अपने देश के भूगोल को एक करना, अपने देश को क्या करना, ज्योग्राफी को एक करना, अपने देश की राजनीतिक पूरी जो भूगोल सिस्टम है उसको एक राजनीतिक व्यवस्था में, उसको एक राजनीतिक व्यवस्था में बांधना, ठीक है, और इस राजनीतिक व्यवस्था से निकल के आएगा कि उसका आर्थिक क्षेत्र, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, क्या जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाओं का एकीकरण, तो आर्थिक क्रियाओं क्या करना, एकीकरण करना। तो ये चीजें हैं कि उनने का इतिहास, भूगोल, राष्ट्रीय व्यवस्था, मतलब राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं का एकीकरण, ये सारे कॉन्सेप्ट की यहाँ बात होने लगी, इन पर चर्चा होने लगी। सभी लोग कहने लगे कि अभी जो सिस्टम है इसको चेंज किया जाए। तो उस समय पनप रही जो राष्ट्रीय भावना को कैसे, आर्थिक राष्ट्रवाद। तो ये जरूरी नहीं कि अब वो राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि अब वो कहते आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, या फिर वो कहते राजनीतिक राष्ट्रवाद क्या है, या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि एक भूगोल, एक इतिहास और एक राजनीतिक व्यवस्था, और उसकी जो आर्थिक क्रिया वो एक हों, सबके पर्पज एक हों, सबके उद्देश्य एक हों, उसको कहेंगे क्या, आर्थिक राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें चलो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग अब आगे आता है 2.3, जिसमें 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी कौन होता है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कि देखो अब चलो पढ़ लेते हैं कि 1815 नेपोलियन की हार के बाद तो क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। 15 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। तो जो यूरोप की सरकार थी वो रूढ़िवाद से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज, देखो पहले यहाँ पढ़ लो रूढ़िवाद का मतलब क्या है, बता भी मैं भी सकूं, लेकिन आप क्या करोगे, हाँ इसमें वोकैब है उसको जरूर पढ़ना है, हर एक वोकैब। ऐसा राजनीतिक दर्शन, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी, परंपरा, स्थापित संस्था जो रीति रिवाजों पर जोर देते। क्या कहे कि जो पुराने ट्रेडिशन थे, जो सिस्टम थे, उसी को लाया जाए। तेज बदलाव की बजाय किरमे को धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि अगर हमें इसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो बदलाव कैसा होना चाहिए, किरमे मतलब कि धीरे धीरे वो बदलाव हो, कैसा हो, स्लोली, स्लो डाउन वो डेवलपमेंट हो, तेजी से ना हो। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं,
संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्रभावित प्राथमिकता देता है। तो इन चीजों की यहाँ पे बात की गई कि किस प्रकार से इनकी बात चल रही थी। तो नए शब्द में यहाँ पे ये चीज हम समझ गए होंगे कि रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है कि जो ऐसी चीज है कि जो पुराने रीति रिवाज सिस्टम को मानता हो। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे हारने के बाद रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य समाज की स्थापना पारंपरिक संस्थाओं, क्या कहा कि जो रूढ़िवादों का ये मानना था कि जो राज्य और समाज की जो स्थापना करना है, जो पारंपरिक संस्थाएं थी जैसे कि राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक की ऊंच नीच है, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा देखो वही सिस्टम फिर से आने लगा। अभी हमने रिवॉल्ट हमने देखा था 1789 में कि किस प्रकार से फ्रांस में वो मतलब 9th क्लास में है कि 1789 में इन्हीं सारी चीजों का विरोध किया गया था। मोनार्की का कि उस राजा को जो लुईस 16 था उसको फांसी पे चढ़ा दिया, चर्च का सिस्टम जो इतना ज्यादा टैक्स लगा करके रखी थी, और सामाजिक जो ऊंच नीच की जो सिस्टम थे, जो प्रॉपर्टी एक ही हाथ व्यक्ति के हाथ में, इसी को लेकर के बाद में आपको एक ही व्यक्ति के हाथ में प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे, रसिया में, जिसको कहेंगे रशियन रेवोल्यूशन। ये सारे रिवोल्ट क्यों होंगे आप देखना, कभी लोग कुछ लोग यहाँ निकल करके आए बोले नहीं ये सिस्टम फिर से आना चाहिए, और कह रहे हैं कि जो पुराना सिस्टम था ऑर्थोडॉक्स वाला जिसे हम कंजर्वेटिव थिंकिंग कह सकते हैं, तो क्या बोले कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था। उन्होंने कहा जो आधुनिकीकरण हो रहा है राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था, वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, और ये कुछ पॉइंट है जैसे एक मॉडर्न आर्मी, एक कुशल नौकरशाही, एक बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदास का समाप्ति, मतलब कि जो फ्यूडल सिस्टम था और जो जमीनों पर नौकर उनको क्या किया जाए, एंड किया जाए, और निरंकुश राजतंत्र शक्तियों को प्रदान कर सकते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं। तो यहाँ देखते क्या कहता है, आगे चलते हैं। 1815 ब्रिटेन और रूस और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों और 15 में ब्रिटेन और रूस और प्रूसिया ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो किस किसने मिलाया था? जब 1815 में ये सब चीजें आई तो 1815 में ये डेट है क्योंकि यहाँ पे नेपोलियन का जो सिस्टम था, नेपोलियन वो हार गया था। किन कंट्रियों ने मिलकर के हराया? तो इसमें ब्रिटेन था, रूस था, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। तो ये देश थे जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, यूरोपीय शक्तियों को जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। इन सब ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, और इन सब ने एक मीटिंग की थी। अब हम समझेंगे वियना कन्वेंशन कि प्रतिनिधि के मिलने के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना मतलब यहाँ पे होगा वियना कन्वेंशन। तो वियना में मिले और इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे। तो इस सम्मेलन की जो मीटिंग थी, कांग्रेस की जो मेजबानी कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूरिक मेटरिक। ये नाम याद रखना, आगे मिलेंगे ये नाम, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो कौन थे? ड्यूरिक मेटरिक थे। और ये जो मीटिंग वियना कन्वेंशन हुआ था उसकी मीटिंग मतलब लीड कर रहे थे। इसमें प्रतिनिधियों में 1815 में ही देखो 1815 में ही इन लोगों ने ब्रिटेन, रूस और प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया था। 1815 में वियना संधि मतलब ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जिसने नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी चेंजिंग हुए ना नेपोलियन के युद्ध के बाद हुए थे, दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश, तो क्योंकि फ्रांस यहाँ पे एक बूर्बो वंश का शासन था जिसका नेपोलियन बोनापार्ट था, मैं बता चुका था। वो लुईस 16, तो बूर्बो वंश के थे, उस सत्ता में बहाल किया गया और कहा गया जो बूर्बो वंश है इसको फिर से पावर में लाया जाए और फिर से लाया जाए, क्योंकि फ्रेंच के रेवोल्यूशन में बूर्बो वंश को खत्म कर दिया था वहां की जनता के द्वारा। वहां के राजा को जो नेपोलियन 16 था उसको फांसी पे चढ़ा दिया, और जो उसकी क्वीन थी मैरी उसको भी मतलब राजा की तरह वही हाल किया जो राजा का किया था। तो क्वीन का भी हुआ था। लेकिन सभी पावर में फिर से आते हैं, वियना कन्वेंशन में, ट्रीटी ऑफ वियना में ये डिसाइड होता है कि फिर से बूर्बो वंश को बहाल किया जाता है। फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया जाए जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। और यहाँ पे क्या किया, फ्रांस की जो सीमाएं थी, बॉर्डर थे, उसको फिर से कंट्रोल किया और ये कहा कि ऐसा ना हो कि फ्रांस फिर से विस्तार करे। ये सब चीजों पर ये चीजें यहाँ पे बॉर्डर डिसाइड कर दी। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। तो क्या किया गया यहाँ पे देखो, अभी राज्य बनने लगे, अभी तक राज्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल शासन करते थे। तो क्या किया गया, उत्तर में नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। इसी में बेल्जियम निकल के आएगा एक।
बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट, पीडमांट एक प्लेटो भी है, पीडमांट मतलब होता है दो पहाड़ों को जो जोड़ने की जगह होती है ना, इस प्रकार से। तो पीडमांट मतलब एक यहाँ पे माउंटेन है, एक एरिया, तो पीडमांट में जोनेया जोड़ दिया जा गया है, ठीक है। पिर्सा की उसकी पश्चिमी सीमा को महत्वपूर्ण इलाके के, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। जो ऑस्ट्रिया का उत्तर वाला पार्ट था, जो ऑस्ट्रिया है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वो किसको देते? इटली के नियंत्रण, कंट्रोलिंग दे। नेपोलियन के जो 29 राज्य थे, कितने, सॉरी 39, तो 39 जो राज्यों का था वो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया। तो यह क्या किया कि यहाँ पे अभी जो फ्रांस जो पावर में था, अब पावर में कौन आ गया? पावर में आ गया जर्मनी। अब जर्मनी को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे जो इमर्ज होकर के आया, वियना कन्वेंशन हुआ, वियना कन्वेंशन में जो लीडरशिप की वो ऑस्ट्रिया ने की। यहाँ पे जो नेपोलियन के 39 स्टेट थे उनको एक यूनियन बना दिया, तो ग्रेट यूनियन, एक यूनियन बनाया, और जिसका लीडर बनकर के आया कौन? जर्मनी। उसने बरकरार रखा, तो उसे बरकरार रखा गया। तो क्या कहा यहाँ पे कि जो नेपोलियन के 39 स्टेट का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था, उसे बरकरार रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, तो पूर्व में जो रूस वाला हिस्सा था, तो उसे पोलैंड जो है, पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। किसको दे दिया? पूर्वी रूस को, पूर्वी रूस में जो ईस्टर्न वाला पार्ट था। जबकि पिर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया, और इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। और इन सब का पर्पज क्या था कि जो मतलब किंग सिस्टम था, फिर से उस सिस्टम को लाएंगे और फिर से उस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। नेपोलियन ने जिन्हें खत्म कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य भी रखा गया। फिर से देखो ऑर्थोडॉक्स वाली, मतलब कंजर्वेटिव वाली थिंकिंग आने लगी। सोसाइटी में जो इतनी चेंजिंग की गई थी, जो पूरे यूरोप को एक चेंज करने की बात नेपोलियन ने कही थी, किस प्रकार से इतना बड़ा फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, जो चीजें बदली गई थी, फिर से वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलने लगी। तो वही देख रहे हैं कि फिर से साथ में फिर से यूरोप में वही रूढ़िवादी सिस्टम आने लगा जो स्थापित करने का लक्ष्य भी था। तो ये चीजें देखो कि आप जो चीजें हैं, सिस्टम होता है, जो चीजें धीरे धीरे चेंज होती हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे। चलो मैं फिर से मैं मैप की बात करूंगा अब आपके साथ अभी है। तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। जो 1850 में जो रूढ़िवादी आया सिस्टम, रूढ़िवादी जो शासन आया, ये क्या था? निरंकुश था, डिक्टेटरशिप था, वही मोनार्की सिस्टम। वे आलोचना, असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। जहां तक सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, तो क्या बनाए? तो अब यहाँ एक मीनिंग आई है कि जो गवर्नमेंट थी, सरकारों ने क्या बनाए? सेंसरशिप के नियम बनाए, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम बनाए, जिनका उद्देश्य क्या था? अखबार, किताबें, क्या था? अखबार, किताबें, नाटक, गीत, व्यक्त, उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। तो क्या कहा? अब देखो सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि आप उसमें फ्रेंच के रेवोल्यूशन में भी, जब आप 9th क्लास का हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें एक मीनिंग आएगा सेंसरशिप, और वहां पे सेंसरशिप को खत्म किया गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबार, किताबों, गीतों पर व्यक्त उन बातों को नियंत्रण लगाना था। तो क्या कहा कि जो चीजें जिससे रेवोल्यूशन क्या हो रहे थे? रेवोल्यूशन, क्योंकि इन किताबों को लोग पढ़ते थे, न्यूज़पेपरों को पढ़ते थे, इन गीतों को सुना करते थे, ड्रामाओं को देखा करते थे, तो लोगों में जो फीलिंग आती थी वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी। और जो निरंकुश सिस्टम था, डिक्टेटरशिप, जो मोनार्की सिस्टम था, उसके अगेंस्ट एक बड़ा रेवोल्यूशन। और इसके पहले ये लोग देख चुके थे, कब देख चुके थे? और ये सिस्टम लोग 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसमें ये लोग देख चुके थे। किसमें? फ्रांस की क्रांति में। तो ये लोग ये देख चुके थे, किसमें? फ्रांस की क्रांति में। तो फ्रांस की क्रांति में ये लोग आराम से देख चुके थे। तो ये भी हमने बातें की। अब यहाँ आता है सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप क्या था कि जो भी अखबार होंगी, जो किताबें होंगी, जो नाटक होंगे, जो गीत होंगे, मैगजीन्स होगी, पंपलेट होंगे, अब उनको किंग कंट्रोल करेगा। किंग कंट्रोल करने का मार्केट में कोई भी बुक्स, कोई भी चीज होगी, राजा उसको पढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि राजा के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, या राजा के अगेंस्ट या राज्य के अगेंस्ट कोई बात उसकी गलत छापी जा रही है, या राजा जिस प्रकार से मोनार्की सिस्टम की बुराइयां बताई जा रही हैं, तो इस पे कंट्रोल करने की बात कही कि इस पे क्या लगाया जाएगा? कंट्रोल लगाया जाएगा। अभी वहां देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब सेंसरशिप को खत्म कर दिया, तो मार्केट में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई किताबों की, मैगजीन की, न्यूज़पेपर की, पंपलेट की, और बताए गए राजा के काम के राजा किस प्रकार से जनता को पागल बना रहा है, किस प्रकार से जनता से टैक्स वसूल कर रहा है, और जनता मर भी रही है फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है। चर्च कैसे अपने कुरूतियन नियम बना के, कैसे एक मतलब जो एक सिस्टम को बना करके जनता को लूटे जा रही है, कैसे डे बाई डे टैक्स बढ़ता जा रहा है, और चर्च और राजा मिलकर के जनता का क्या कर रहे हैं? शोषण करते जा रहे हैं, और वो लोग भोग विलासी जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। यहाँ जनता एक रोटी के टुकड़े को तरस रही है, और वहाँ वो लोग देखो किस प्रकार से बैठ करके अपनी मतलब शान एक शौकत वाली जिंदगी जी रहे हैं।
तो ये सारी बातें यहाँ फिर से वो सिस्टम आने लगा, फिर से यहाँ पे जो सिस्टम आया कौन सा, रूढ़िवादी। तो फिर से रूढ़िवादी सिस्टम यहाँ पे आने लगा, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। तो ये समझना ये कैसे चीजें थी जो पूरा क्लास 9 के एनसीईआरटी जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट को फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से पढ़ा होगा वही चीजें यहाँ अच्छे से लोग पढ़ेंगे और यहाँ ही समझेंगे। तो क्या हुआ, जिनसे कि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता मुक्ति विचार झलकते थे, लेकिन फिर अब क्या हुआ कि ये सब चीजें थी तो क्या होता था, जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी जो स्वतंत्रता मुक्ति इस सब चीजों के जो विचार झलकते थे, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था को आलोचक उदारवादी राष्ट्रपतियों द्वारा उठाया गया। एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। और यहाँ पे एक नया मुद्दा जो फ्रांस की क्रांति में स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, जो उनको याद कर रही थी वो पुरानी बातों को कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसकी बुराइयां कर रहे थे, उदारवादी राष्ट्रवादियों का एक द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था। और यहाँ पे एक इंपोर्टेंट जो टॉपिक निकल के आया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्या आया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब राइट टू स्पीच की बात की गई। राइट टू स्पीच आया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी की बात की कि प्रेस को क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। तो यहाँ पे आप ये बात समझ गए होंगे। ये देखो किस प्रकार से यहाँ पे एक इमेज में दिखाया गया है, यहाँ लिखा भी है कि ध्यान से समझो क्या लिखा है कि किस प्रकार से एक टेबल पे बैठे हैं और मुंह में पट्टियां बांध करके बैठे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कि चिंतकों का क्लब है और जो 80-20 में आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग चित्र। क्या लिखा, बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, तो बाईं तरफ की जो पट्टी है ये पट्टियां हैं, एक सेकंड में इसको और आपको अच्छे से दिखा दूं। अब देखो तो क्या लिखा है, बाईं तरफ की पट्टी पे लिखा आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। तो क्या कहा, हमें कब तक सोचने की आजादी होगी। तो बाईं तरफ की जो पट्टी है जो, तो उस पर क्या लिखा है कि हमें कब तक सोचने का मौका दिया जाएगा। और दाईं तरफ के बोर्ड पर लिखा है, देखो ये दाईं तरफ का बोर्ड है, ये पट्टी है बाईं तरफ की और ये दाईं तरफ का बोर्ड है। तो इस पर क्या लिखा है कि क्लब के नियमों की सूची है और इसमें क्लब के नियम बताए गए, क्योंकि बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं और इसमें क्लब के नियम बताए गए कि जिनमें निम्नलिखित क्या है। इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है कि खामोशी। बोले जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो पहले तो चुप हो जाए, कीप साइलेंट। कोई कुछ ना प्रिंट करेगा ना कोई कुछ छापेगा, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, राजा फिर से सिस्टम आ रहा है, कोई नहीं बोलेगा। तो ये पट्टी बांधी गई है, देखो मुंह पे पट्टी। बोले जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो बोलेंगे नहीं, क्या है वो पहले क्या करें, चुप हो जाए। यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोगों को यहाँ चुप होने की वो होगी आजादी। तो यहाँ पे इसमें सारे नियम बताए गए, इसमें खास ये सब नियम यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो पहली पट्टी में क्या लिखा है कि हम कब तक सोचेंगे, बात आ रही कब तक। और सेकंड वाले में क्या है कि इसमें जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या करेंगे, खामोश रहेंगे। दूसरा, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए इस क्लब का कोई भी सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, अगर कोई ऐसा करता है कि वो मजबूर है बोलने के लिए फिर भी बोल देता है कुछ, तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने पर मोहरे बांटे जाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है और बोलता है तो उसके मुंह पर इस प्रकार से पट्टियां बांध दी जाएंगी। ठीक है, तो ये इसमें डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि जो रूढ़िवादी जो सिस्टम आया था उनके अगेंस्ट लोग बोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बोलने नहीं दिया गया। उन पर किस प्रकार से पट्टियां बांध दी गई कि अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम उनको मुंह पे ऐसी ताला लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा और बचा है, मैं ये सेक्शन खत्म कर दूं। 2.4 है, थोड़ा और देख लो जल्दी से। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कैसी चीज चली। अब आती है क्रांतिकारी। तो 1815 में 1815 के बाद से वर्षों, देखो 1815 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1815 में नेपोलियन को खत्म कर दिया, यहीं पे वियना कन्वेंशन हुआ और यहीं से तो देखो कई डेटे थे। एक तो नेपोलियन हार गया, नेपोलियन की हार, तो नेपोलियन को हरा दिया। हराने के बाद फिर सेकंड वियना सम्मेलन या वियना कॉन्फ्रेंस या वियना कन्वेंशन, तो ये हुआ। और फिर क्या हुआ 1815 में क्या है, किंग सिस्टम, जैसे कहेंगे मोनार्की सिस्टम, जैसे क्या कहते हैं रूढ़िवादी। जिनने का फिर से रूढ़िवादी आए, वही सिस्टम आए, तो फिर से रूढ़िवादी सिस्टम की बात करें। तो 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। तो अनेक जो दमनकारी लोग थे, भवन थे, उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे, उनको क्या कर दिया, भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का विचार का प्रसार किया है। जो बहुत सारे यूरोपीय लोग थे उनको क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने से विचार का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। क्या बनाए गए, हमें बहुत सारे गुप्त संगठन बनाए गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए थे। साथ ही स्वतंत्रता मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। जहां तक क्रांति राष्ट्रों की स्थापना को, तो जहां तक जो क्रांतिकारी थे वो राष्ट्रों के राष्ट्र राज्यों मतलब नेशन ऑफ स्टेट आजादी के संघर्ष को अनिवार्य हिस्सा मानते थे। क्या ये कहते थे कि जिस प्रकार नेशन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आजादी के इस संघर्ष को अनिवार्य कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा ही वह व्यक्ति था जो इटली का क्रांतिकारी जोसेफ और मोत्सिनी
यहाँ पे नाम है एक क्रांतिकारी का इटली का था जिसका नाम था ज्यूसेपी मेटिसिनी, और उनका जन्म 807 में जिनेवा में हुआ था और कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। एक ग्रुप था जिसका नाम था गुप्त संगठन, मतलब नाम था कार्बोनारी में एक ग्रुप गुप्त संगठन था। 24 साल की युवा में वो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला संगठन था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। तो यंग इटली और यंग यूरोप जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस और कुछ कंट्री यहाँ बने जैसे पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मनी समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसनी के विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैसनी ऐसा मानता था कि ईश्वर की जो मर्जी है, ईश्वर की मर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, उसने क्या कहा यहाँ पे कि ईश्वर की मर्जी और उसके राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति का इकाई थी। तो उसने कहा कि किस प्रकार से चीजें हैं। चलो थोड़ा और बचा है, देख लेते हैं हम लोग। फिर देखो कैसे चीजें होती है। अतः ये लास्ट बचा है, देख लो थोड़ा इस प्रकार से। अतः इटली छोटे राज्यों के प्रदेश के पैबंदों की तरह नहीं है कि जो इटली में छोटे राज्यों के पैबंदों की तरह नहीं, उसे जोड़ करके राष्ट्र व्यापक गठबंधन के अंदर ही एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। और कैसे उससे सारों सबको एक कर करके एकीकृत क्या बना सकते हैं, गणतंत्र बना सकते हैं, मतलब कि रिपब्लिक बना सकते हैं। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार होगा। और जब यह एकीकरण होगा तो इटली क्या होगा, फ्री होगा। और उसने मॉडल को देखा और जर्मनी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड गुप्त संगठन कायम किए गए। मैसनी द्वारा राजतंत्र को घोर विरोध करके, अब देखो यहाँ कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं, मैसनी जो है इसमें बुराई कर रहा है किसके, किंग सिस्टम की, राजतंत्र का घोर विरोध करने और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न को मैसनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। और मैट्रिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब मैट्रिक ने क्या कहा, मैट्रिक ने कहा ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे क्या है, सबसे खतरनाक दुश्मन है। यहाँ एक इमेज में यहाँ दिखाया गया किस प्रकार से यहाँ चीजें बताई गई हैं कि जोसेफ मैसनी और बर्न में 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करते हुए। और ये सारे देखो लीडर किस प्रकार से बैठे और यहाँ साइन कर रहे हैं ये लोग और इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 3 आएगा। टोटल इसमें सेक्शन है वो बात कर लेंगे। तो ऐसे करके हमने इसका सेक्शन कंप्लीट किया। ऐसे सेक्शन 3 पढ़ेंगे हम उसमें। कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर लूँ, कुछ चीजें और रह गई है थोड़ा सा। इस सब हम पढ़ चुके हैं, आपके साथ सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, इस सारा मैं आपके साथ पूरा 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका, देखो मैप देखो थोड़ा सा, ये देखो ये मैप आ गया। इसकी मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था और करके भी गया था कि किस प्रकार से चीजें हो रही थी। ठीक है, यहाँ कैसे कैसे चीजें चेंज हुई। अब देखो यहाँ पे इन सब की बात किया था, जैसे मैंने कि यहाँ पे एक बात की थी आपके साथ कुछ टॉपिक की, और किस यहाँ पे कि ये देखो कि किस प्रकार से जो ये वाला यूरोप था, इस पे किस पे, ये वाले इटली वाले पार्ट पे, इस पे किसका कंट्रोल हो गया था, इस वाले हिस्से पे किसका कंट्रोल हो गया था। ऊपर हम देख कर भी आए हैं, अभी ये सारी चीजें बात भी करते आए हैं हम लोग कि कैसे कैसे चीजें यहाँ चेंज हो रही थी और कैसे कैसे चीजें चेंज होती चली गई। तो हमने इसकी टॉपिकों की बात भी कर ली थी। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पे हम इनकी बात कर चुके थे। देखो ये नीदरलैंड किस प्रकार से अलग बना, और नीदरलैंड में यहाँ से एक लग्जमबर्ग निकल के आएगा और ये चीजें अलग हुई। यहाँ पे प्रसा तो था ही अलग, चीजें अलग होती चलेंगी। यहाँ पे ये देखो बावेरिया था, ये स्विट्जरलैंड तो था, यहाँ पे ये कंट्री निकलते चले गए। और यहाँ पे फिर हमने बात किया था कि कैसे सारे हिस्से थे ना, आर्मेनिया वगैरह, मेसोपोटामिया, ये अलग है, साइप्रस, यहाँ ऑटो एम्पायर के पार्ट थे। फिर सबको धीरे धीरे आजाद किया गया, सबको फ्री किया गया। और यहाँ पे एक कुछ कंट्रीज जो थे, कुछ हिस्से थे, जैसे ये देखो गालिसिया साम्राज्य, ये पोलैंड वाला जो हिस्सा था रूस को दे दिया था। किसको दे दिया था, ये रूस को दे दिया था। इसको हंगरी के कंट्रोल में, इसको इटली को कर दिया। अब इटली यहाँ पे अलग होगा, इटली का यहाँ पे एकीकरण होगा और इटली यहाँ पे पावर में आएगी। तो यहाँ पे जो कंट्री थे कि फ्रांस खत्म हो गया। फ्रांस के पास, अब यहाँ समझो कि जो फ्रांस के पास जो पावर थी, जो शक्ति थी, तो फ्रांस की पावर क्या हो गई, फ्रांस की पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। फ्रांस की पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो फ्रांस की पावर खत्म हो गई। फ्रांस की पावर खत्म होने के बाद यहाँ पे जो पावर में आएगा, अब कौन सा आएगा, यहाँ पे इटली। तो अभी इससे पहले तो देखो किसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले तो अभी जर्मनी, क्योंकि जर्मनी अभी पावर की बात कर रहा है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण होना है। तो जर्मनी का एकीकरण देखेंगे किस प्रकार से,
पावर में आई ये चीज़ें, ये समझेंगे। फिर सेकंड देखेंगे हम यहाँ पे जर्मनी के बाद, सेकंड आ जाएगा आपका क्या बोल सकते हैं इसको, इटली। फिर इटली का एकीकरण देखेंगे। तो अब यही समझना है कि जिस प्रकार से जो मेस्नी था इटली का कैसे एकीकरण करेगा, ये हमें अभी समझना है। तो ये हम समझ लेंगे। तो इटली का एकीकरण देख लेंगे, तो इटली का एकीकरण देख लेंगे। तो इन सब टॉपिकों को हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो ये रहा, मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया, ये कंप्लीट किया। ये टॉपिक आपका मतलब इसका जो सेकंड सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके थर्ड सेक्शन की बात करेंगे हम लोग। मैपिंग को देख लेना, ये सारे क्वेश्चन इमर्ज होंगे। ये सारी एक एक इमेज की मैंने आपके साथ बात की। क्रांतियों का योग है, अब यहाँ से बहुत सारे रेवोल्यूशन स्टार्ट होंगे 1830 से 1848, मतलब कि कह सकते हैं कि 18 साल यहाँ रेवोल्यूशन होंगे। और किस प्रकार से यहाँ सारी एक एक चीज की बात करेंगे, किस प्रकार से रेवोल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट वाला जो सेक्शन पढ़ेंगे ये पूरा देखेंगे कि कैसे सेंट पॉल चर्च में फ्रैंक, ये सब आगे बात करेंगे। तो जर्मनी और इटली पर निर्माण, तो यहाँ पे इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा, मतलब किस प्रकार से यहाँ पावर आएंगे जर्मनी और इटली। ये भी टॉपिक हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये फिर से वही मैप के, वो पुराना मैप देखो, अब ये देखो कि प्रसा की पावर कितनी बढ़ गई है। यहाँ ऑस्ट्रिया का एम्पायर देखो, यहाँ पे बावेरिया देखो, ये सब देख रहे हो ना किस प्रकार से इनकी पावर बढ़ती जा रही है। ये पूर्वी प्रसा हो गया, यहाँ ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी मैपिंग में चेंज जो आएगा ना, किस प्रकार से कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन युद्ध में आएगा, तो ये सब चीजें समझना। फिर ये वाला मैप देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, कौन सा पावर में चल रहा है, ये सब चीजें पे बात कर लें। फिर आएगा राष्ट्र की दृश्य की कल्पना, तो सब लोग किस प्रकार से एक राष्ट्र को चाहते हैं, किस प्रकार से इमेज बनाना चाहते हैं, तो एक दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये सब पढ़ते चले जाएंगे। फिर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, फिर राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आ गया, एम्पायर आ गया, फिर नेशन ऑफ स्टेट की थ्योरी आएगी, कैसे कि पूरा एक यूरोप एक नेशन में अलग हो जाएगा, और फिर जो छोटे छोटे राज्य थे वो थ्योरी खत्म होकर के ऐसे करके हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आराम से फिनिश करना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे हैं क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इतना आसानी से हमें क्लियर नहीं होता है। तो ओके, फिर ये बात आप समझ ही गए होंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन के साथ, मतलब इसी के नेशनलिज्म यूरोप के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।